हेलो बच्चों। तो बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तो बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सीरीज। हाँ बिल्कुल सही सुना बेटे आपने कि आज से हम हमारे 2025 टू 2026 सेशन की तैयारी शुरू करने वाले। तो बेटा जो लास्ट ईयर आपने गलतियाँ करी, पिछले साल हमने पढ़ाई ढंग से नहीं करी, जो भी चीज़ें छोड़ी, कोशिश करेंगे अपनी साइड से कि इस बार वो गलतियां ना दोहराएं। ठीक है बेटे। तो आज हमारी पहली क्लास है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास जो कि बहुत खास होती है, जिसमें हमारी सारी की सारी बेसिक नीड छुपी होती है किसी भी चैप्टर की या किसी भी फाउंडेशन की। ठीक है बेटे। तो आज की क्लास को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक, पहला चैप्टर साइंस का बेटे। तो आइए बेटे स्टार्ट करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सिंपल शब्दों में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैटर के बारे में, एनीथिंग अराउंड अस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। तो आप देखिए यहाँ पे दो चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया समझाने के लिए, एक मास और इसको दूसरे शब्दों में हम वॉल्यूम भी कहते हैं। देखिए मास क्या होता है, चलिए मैं एक प्यारे से एग्जांपल से समझाता हूँ। गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में हर एक बंदा चाहता है कि सर मज़ा ही आ जाएगा अगर कुछ ठंडा मिल जाए, है ना बेटे। तो ठंडा क्या होता है, बंदे ज़्यादातर ड्रिंक पीना पसंद करेंगे, सर कोल्ड ड्रिंक दे दो, लिम्का दे दो, स्प्राइट दे दो, माजा दे दो, कुछ ठंडा दे दो, है ना बेटे। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सारी बात समझ आ जाएगी। मान लीजिए आप क्या एक लिम्का लेके आते हैं बेटे 2 लीटर की, और मस्त ठंडी वाली गिलास में डाल के पीते हैं। ठीक है, डन सर। अब एक बात बताइए आप कि जब आप लिम्का पी लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो उस बोतल का क्या करते हैं? बोले सर ये तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करते, घर में यूज़ होती है। मैं कह किस लिए यूज़ होती है? तो आप कहेंगे सर हम उसमें पानी भर के फ्रिज में रख देते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या आप उस बोतल में पानी की जगह कुछ और भर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कॉमन सी बात है, पानी भरो, कुछ भी भरो। कभी कभी तो क्या होता है कि मम्मी के हाथ में बोतल लग जाती है तो मम्मी लस्सी भर के रख देती है, या सम टाइम ऑयल भर के को ऑयल ले जाने के लिए इस्तेमाल कर लेते, तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में इस्तेमाल हो जाती है। अब एक बात बताओ बेटे, प्यारी सी बात है, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत खास, कि अगर एक बोतल में आप लिम्का भरते हो, माजा भरते हो, पानी भरते हो, कोल्ड ड्रिंक भरते हो, कुछ भी भरते हो, जो आप फिल करते हो बोतल में, वो होता है बेटे मास। तो मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट या कंटेन इनसाइड। और वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस क्या होता है? हाउ मच मैटर दैट यू फील। बेटा मैं आपको किसी भी प्रकार से कोई बुक की डेफिनेशन रट्टा न लगवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको साफ नज़र आएगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो बाकी चीज़ों से कितना अलग है। देखिए, अगर मैं आपको 2 शब्द लिख के देता हूँ हिंदी के, या 2 क्वेश्चन देता हूँ, तो आपको सीधा मतलब खुद ही समझ आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है क्या भरा है, कितना भरा है, 2 छोटे सवाल, भरा लिख दिया मैंने, सॉरी, भरा है। अब आप इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करके देखिए, आपको समझ आएगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि बोतल में क्या भरा है, तो आपका जवाब आएगा सर माजा भरी है या कोल्ड ड्रिंक भरी है। आपसे कोई बोलता है कितना भरा है, तो आप बोलेंगे सर 2 लीटर भरा है। तो बेटा ये जो 2 लीटर है ना, यही वॉल्यूम है, और जो भरा हुआ है माजा, वही क्या मास है। क्लियर है बेटे? अब उम्मीद है कि आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटे, कि किसी भी बॉडी के अंदर जो भरा होता है वो उसका मास होता है, और कितना भरा होता है ये वॉल्यूम होता है। ठीक है बेटे। अब वापस आ जाते हैं हमारी डेफिनेशन पे, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो थी बेटे मैटर। तो अभी मैंने आपको समझाया मास और स्पेस, जिसको वॉल्यूम भी कहते हैं। तो अब इन दोनों बातों को कनेक्ट कर दे तो सामने क्या चीज़ निकल के आती है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट
कोई भी एक बॉडी या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या लग रहा है, एवरीथिंग, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट, बॉडी या एवरीथिंग या एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो वॉल्यूम। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हाँ अब थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, समझ आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जिसका मास हो, और मास है तो जाहिर सी बात है सर वॉल्यूम भी होगा, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर किसी बॉडी का मास है एंड वो स्पेस भी ऑक्यूपाइड करता है, ऐसी ही चीज़ को बेटे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है बेटे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपके सामने। तो मैटर क्या होता है सर, हर वो चीज़ जिसका मास होता है और वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाइड करता है उसे मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एयर मैटर है, चेयर मैटर है, आयरन मैटर, ये 9th क्लास में हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा करते थे, लेकिन काम की बहुत है ना। कॉटन मैटर है। मैं आपसे बोलता हूँ कि ये मेरे पास एक पेन है बेटा, अगर मैं इस पेन को मान लो अपने पॉकेट में रखता हूँ और अगर मेरे को दूसरा पेन रखना है इसी की जगह पे, तो बेटा इसे हटाना पड़ेगा ना। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, और अगर ये स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है तो दूसरे पेन को रखने के लिए इससे स्पेस को एम्प्टी करवाना पड़ेगा। अगर बेटा स्पेस ये ऑक्यूपाइड कर लेगा तो दूसरा कैसे आएगा? वहाँ पे नहीं आ सकता। सेम सिचुएशन, आप किसी चेयर पे बैठ जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं बैठ सकता जब तक आप नहीं हटेंगे, क्योंकि आप स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं। तो जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड करता है उसकी वजह उसके पास मास होता है, और जिसके पास मास होता है वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है बेटे मेरे को कि आपको इतनी बात समझ आ गई। अगर आ गई है तो चलिए बेटा आगे बढ़ते। तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? मैटर। अब बेटा आप गौर से देखेंगे तो हमारे आसपास बहुत सारे मैटर हैं, एक नहीं बहुत सारे मैटर हैं। अब जितने भी मैटर आपके आसपास हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो उनके पास दो प्रॉपर्टी होती है, दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी, पहले कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं बेटे? उसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरे प्रॉपर्टी या दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को बेटा हम कहते हैं, क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। समझाते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो या कोई भी चीज़ देख रहे हो तो बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो, ऑब्जर्व करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पेन है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप इतनी बात बता सकते हो कि ये पूरा ब्लैक कलर का है और इसकी शेप ऐसे सिलेंड्रिकल शेप है ना, और ऑलमोस्ट आपको फील हो रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं सर किसी पॉलीमर प्लास्टिक का बना हुआ है। बिल्कुल डन। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है ना बेटे। तो अब मैं आपसे सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो कोई भी चीज़ जो आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं वो होती है फिजिकल, यानी ऑब्जरेबल। एक मिनट, वो हो जाती है बेटे फिजिकल। और कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम किसी एक्टिविटी के बिहाफ पे, किसी एक्टिविटी के बिहाफ पे ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो हो जाती है बेटे क्या? केमिकल प्रॉपर्टी। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया। चलिए अब थोड़ा सा इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि बात चल क्या रही है, क्योंकि बेटे पूरा का पूरा चैप्टर इसी चीज़ पे डिपेंड है। देखिए अब समझते हैं थोड़ा डिटेल में। अगर मैं आपसे बोलूं डेट कैन बी रिवर्स, और दूसरा डेट कांट बी रिवर्स्ड, मतलब क्या समझते हैं? एक प्यारा सा एग्जांपल लेंगे, सारी बातें आपको एक एग्जांपल से ही समझ आ जाएगी। देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूं बेंडिंग ऑफ ट्री,
दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे केमिकल का, बर्निंग ऑफ आयरन। देखिए बेटे, अब एक छोटी सी बात मेरे को बताइए, एक प्यारे से एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी। गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों की छुट्टी में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं सर, गांव जाते हैं। गांव जाना बहुत फेमस है ना गर्मियों की छुट्टी में। अब गर्मियों की छुट्टी में गांव जाएं और खेत में न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? फल ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है ना बेटे? बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो अब क्या होता है, जैसे ही खेत में जाते हैं, फल खाने जाते हैं बेटे, आपको पता है कि पेड़ पे जो फल लगते हैं उसको तोड़ने के लिए कुछ बच्चे तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कुछ बच्चे यहीं नीचे से लटक जाते हैं। तो जब आप पेड़ पे लटक जाते हो तो पेड़ क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है बेटे। अब एक बात बताइए, अगर आपने उसे छोड़ दिया तो क्या वो ऐसे ही बैंड रहेगा? बोलो सर नहीं, छोड़ते के साथ ही वापस ऊपर चला जाता है ना। तो आपने क्या करा, पेड़ को बैंड किया और जब छोड़ा तो वो वापस उसी शेप में चला गया जैसे पहले था। तो मैं बोल सकता हूँ कि पेड़ को बैंड करेंगे, उसके बाद क्या वो रिवर्स हो जाएगा उसी शेप में? तो आपका जवाब आएगा हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आप किसी भी लकड़ी को जला रहे हैं, सॉरी यहाँ मैंने लकड़ी की जगह आयरन लिख दिया था, बर्निंग ऑफ वुड। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लकड़ी को जला रहे हैं और सवाल वही सेम है, क्या आप इसे रिवर्स कर सकते हैं? क्या वापस लकड़ी ला सकते हैं? बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप कैसी बात करते हो? लकड़ी को जलाने के बाद लकड़ी वापसी नहीं आ सकती ना। हाँ, तो ऊपर क्या लिखा है? कांट बी रिवर्स। तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते बेटा, वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी, और जो रिवर्स हो जाए वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटे? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, कांट फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। चलिए सेम एग्जाम्पल्स के साथ दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने पहले बात करी थी कि बेंडिंग ऑफ ट्री। अब मेरे को एक बात बताइए कि अगर ट्री को आप बेंड करेंगे तो आपको कोई न्यू सब्सटेंस मिलेगा? बोले सर नहीं, बेंड करने में क्या है, ट्री को बेंड करोगे तब भी वो वैसे ही रहेगा, बस क्या होगा कि थोड़ी शेप बदल जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक बात बताइए, जब आप लकड़ी को जलाएंगे तो कुछ न्यू मिलेगा? तो आपका जवाब आएगा हाँ सर, क्योंकि लकड़ी के जलाने से पहले हमारे पास एक लकड़ी थी, जलाने के बाद हमें मिली बहुत सारी राख। क्या राख आपके पास पहले थी? नहीं थी सर। तो जब भी कभी कोई न्यू सब्सटेंस मिलता है तो उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, अगर नहीं मिलता है तो बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। डायरेक्ट चीज़ें हैं बेटा, देख रहे हो, एक ही एग्जाम्पल से सब समझ आ रहा है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मान लेते हैं सेम चीज, बेंडिंग ऑफ ट्री की बात कर रहे हैं, तो ट्री को आपने बेंड किया तो क्या आप उसे दोबारा बेंड कर सकते हैं? तो जवाब आएगा सर आप छोड़ दो, ट्री सीधा हो जाएगा, फिर बेंड कर दो, फिर छोड़ दो, फिर बेंड कर दो, फिर। तो ये टेम्पररी है बेटे, आप इसे मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं आपने एक बार लकड़ी जला दी तो उसके बाद आप उसे दोबारा नहीं जला सकते, क्योंकि ये क्या होती है, वन टाइम होती है, जिसे कहते हैं परमानेंट। समझ लो बेटा बात, ये वन टाइम होती है। उम्मीद है बेटे अब आपको समझ आया होगा कि कौन सी होती है केमिकल प्रॉपर्टी और कौन सी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। डन बेटे। तो चलिए आइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास कोयला है और हम इस कोयले को जला रहे हैं, ठीक है सर, तो क्या होगा, कोयले को जलाने पे सभी को पता है कि सर स्मोक निकलेगा और साथ में सर ऐश भी मिलेगी, यानी कि राख बनेगी। डन, ठीक है बेटे। अब एक बात मेरे को बताइए कि आपने कोयले को जलाया तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? तो आप बोलेंगे सर नहीं। तो जब ये रिवर्स नहीं हो सकता तो आपने कोयले की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करी? तो आप बोलेंगे सर हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दी। ठीक है बेटे।
तो कोयले को जलाना मतलब कोयले की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करना, बिल्कुल सही बात है। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करने का प्रोसेस, इसी प्रोसेस को बेटे नाम दिया जाता है केमिकल रिएक्शन। समझे बेटा बात, कितनी प्यारी सी बात है। तो अब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि चेंजिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटे, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन निकल के आती है केमिकल रिएक्शन की। तो हम कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी हैव सम चेंज in its chemical property, this process is called chemical reaction। ठीक है बेटे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपके सामने केमिकल रिएक्शन। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर ये इतनी सी बात थी, हम खाली पीली इतने परेशान हो रहे थे, हमें लगता था कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है लैब में जाओ, साइंटिस्ट बनो, कोट पहनो, टेस्ट ट्यूब लो, लिक्विड डालो, लाल पीला नीला, ये होती है केमिकल रिएक्शन। नहीं बेटे, इवन आप अपने घर पे सुबह से शाम तक केमिकल रिएक्शन करते रहते हो। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक बात बताइए, सबसे कॉमन एग्जाम्पल, कर्डिंग ऑफ मिल्क। आप बताइए, कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ये सारे जने कंज्यूम करते हैं। दही तो हर कोई बंदा खाता है, गर्मियों में, ठंडियों में, जब भी कभी किसी को लगता है कि सर कुछ ठंडा हो जाए तो दही की याद आती है ना। तो अब एक बात बताइए, दही किससे बनता है? दही बनता है मिल्क से। तो क्या आप इसे रिवर्स करके वापस मिल्क ला सकते हो? नहीं ला सकते। और इसमें देखिए दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस मिल्क जो पहले था, बाद में क्या बन गया, दही बन गया, एक न्यू सब्सटेंस बन गया, और ये रिवर्सिबल नहीं है ना बेटे। तो ये है केमिकल रिएक्शन, सबसे कॉमन, और डेली लाइफ में हो रही है यार, हमारे घर में हो रही है ना। दूसरा देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप बताइए, लोहे पे जंग लग जाती है, क्या उसे रिफाइन कर दोगे वापस लोहा आ जाएगा सेम टू सेम? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि सर हाँ रिमूव कर देंगे हम, मशीन से, कटिंग से, उसे ग्राइंडर से मिक्स करके ऊपर से लेयर हटा देंगे, तो पॉसिबल नहीं है, लोहा डैमेज हो जाएगा। आप उसकी बात कर रहे हैं जो नीचे का लोहा, आप ऊपर की बात नहीं कर रहे हो। ऊपर लोहा बचा ही नहीं है, ऊपर लेयर बन चुकी है बेटे रस्ट की, है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है बेटे, केमिकल रिएक्शन। और भी लेते हैं बेटा, और देखिए सिंपल सी एक क्या होगी, बर्निंग ऑफ कैंडल। वाह भाई वाह, बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है। कैंडल को बर्न करेंगे तो बेटा क्या होगा सर, ये भी केमिकल रिएक्शन, मेल्ट हो जाएगी, है ना, और मेल्ट होके जल जाएगी। ठीक है बेटा, ये पॉसिबल है। तो आपने इतने सारे क्या देखे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल, और उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और अब हम चर्चा करते हैं केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी अभी आपने मेरे को कोयला जलाते हुए देखा था, तो आप बोलेंगे सर देखा नहीं था, आपने बताया था। बिल्कुल ठीक है। तो कोयले को जब जलाते हैं तो हमें बहुत सारा स्मोक मिलता है, सही बात है ना बेटे। हाँ, अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस बात को मेरे को किसी को समझाना है, तो बेटा ये मैं ऐसे थोड़ी बताऊँगा। कैसे बताऊँगा? मैं बताऊँगा कि कोयला स्टैंड्स फॉर सी, बर्निंग स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, एंड स्मोक स्टैंड्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो बीच में एरो देख रहे हो, ये एरो रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वन टाइम में एक बार ये हो गया, रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये जो आप देख रहे हैं ना रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन कहलाती है बेटे केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटे।
कुछ अलग नहीं है, यानी ये दोनों सेम है, बस हम जब बता रहे हैं किसी को तो केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, लेकिन जब हम लिख के दिखा रहे हैं तो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब मैं इसमें दो चीज़ें और ऐड करता हूँ। देखिए रिएक्शन करवाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे यहाँ कोयला और ऑक्सीजन चाहिए, है ना बेटे। तो ये जो आप देख रहे हैं जो यूज़ हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, जो यूज़ हो रहा है ना बेटे, ये यूज़ हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो इसको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। ठीक है बेटे। और जो रिएक्शन के बाद हमें प्राप्त होता है इसे कहते हैं बेटा प्रोडक्ट। तो जो हमें प्राप्त होता है वो होता है प्रोडक्ट, और जो हम देते हैं रिएक्शन के लिए वो होता है रिएक्टेंट। तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, सब्सटेंस यूज इन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या होता है, सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपके सामने। डन। तो हम कह सकते हैं कि सर रिएक्शन करवाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती है या यूज़ होती है केमिकल रिएक्शन में, उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, डन। और जो हमें चीज़ें मिलती है केमिकल रिएक्शन के बाद उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। अब इन सारी बातों को इकट्ठा कर दे तो हमें एक प्यारी सी डेफिनेशन मिलती है। क्या मिलती है, या फिर थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, कंप्लीट इज कॉल्ड। हाँ, तो बेटा रिएक्शन डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार समझा देते हैं। द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी जब भी कभी हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें सिंबल्स लिखते हैं, है ना बेटे। हम इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम सीधा सीधा पूरे एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। डन, ओके बेटा। तो बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में मेरे को लगता है कि मैंने आपको समझाया और आपको भी समझ आया होगा क्या होती है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज की क्लास में बेटा हमने समझा एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है। यानी सीधा सीधा बोलूँ तो आज हमने बस चैप्टर की जो कह सकते हो टाइटल है या जो हेडिंग है उसका मतलब समझा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा समझा है व्हाट यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उम्मीद बेटे आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटे, ओके डन।